हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हमने 2015 से 2023 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ पे गलत हो गया, 2015 से हम लोग 2023 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2015 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, बशर्ते वो क्वेश्चन मतलब कि जो पेपर था वो कैंसिल हो गया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो कैंसिल हो गया था उसका री एग्ज़ाम, यानी कि 2015 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उसे देखने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जुनून। जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम यही तरीका है, इसी से आप खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है और कह क्या रहा है, और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इन वीडियोस की, आपको ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है, उसमें भी वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड बी मतलब कि मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो सब आपको बताना है कि उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति यानी सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति कौन मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काऊ। और यहाँ पे आपको मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, सब कुछ आप देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगमेरा से बना हुआ है। क्या है, पूछ रहा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एंड वंशानुचरित ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो जो ये सारे शब्द हैं वो संकेतक किसके हैं, तो ये हो जाएगा पुराण, यानी कि पुराण के जो पुराण जो हैं उसके संकेतक हैं। और ये देख लीजिएगा यहाँ सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मौर्य और मौर्योत्तर काल से है, और ये इसमें क्या बताना है आपको, तो एम्परर और उसके जो टाइटल्स थे उनके, इसके बारे में बताना है। दो लिस्ट बनी हुई है और 4 है टोटल। इस पेज में आपको 2 मतलब ऑप्शन मिलेंगे, 2 आगे मिल जाएंगे। तो जो अशोका थे इनकी जो टाइटल था इनका वो था प्रियदर्शन। आपको प्रियदर्शी भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं प्रियदर्शी लिखा मिलेगा कहीं, और इंग्लिश में आप देखिए ये स्पेलिंग दी हुई है प्रियदर्शन। और जो समुद्रगुप्त है इनका टाइटल क्या था, तो इनका था पराक्रमांक। और आगे आपको देख लीजिए 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चंस हैं। साथ में हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनकी तो उपाधि थी विक्रमादित्य। और हमारे भारत देश में टोटल 14 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और स्कंदगुप्त की जो उपाधि है वो है क्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देख लीजिएगा। और साथ में प्रियदर्शन के साथ साथ जो देवा नाम प्रिय है वो भी उपाधि किनकी थी, तो वो अशोका की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। तो कौन है ऐसा जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसमें आप देखेंगे जो डायमेकस हैं ये नहीं आए थे। डायमेकस तो राजदूत थे, और ये किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे, तो आप देख लीजिए ये बिंदुसार के टाइम पीरियड में भारत देश की यात्रा किए थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत सुमेल है। फर्स्ट क्या है, दरअसल ये बुक्स हैं और उनके कौन ऑथर या राइटर हैं यही आपको बताना है। तो फर्स्ट है लाइफ ऑफ वेन सांग, यानी कि वेन सांग की जो लाइफ है वो पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो हुई ली ने लिखी है, एकदम सही है। द नेचुरल हिस्ट्री ये किसने लिखी है, इसमें टॉलमी दिया हुआ है, लेकिन यही जिसका जो मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है ये वही वाला है। और हिस्टोरिकल जो फिलिपिकल है ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा पोम्पोई स्ट्रोगल की रचना। जो द हिस्ट्रीज किसकी है, तो ये आप देखेंगे जो हेरोडोटस हैं उनकी रचना है। लेकिन जो कि द नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है, ये टॉलमी की ना होकर के ये प्लिनी होगा। प्लिनी, हमने इसमें प्लिनी लिखा हुआ है अपनी जानकारी के लिए। तो इसकी जो मतलब कि रचना किसकी है, ये प्लिनी की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत सुमेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग ऑफ सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 जो है वो अंग कौन है। तो इसमें आपको दिखेगा स्वामी अमात्य कोश, राजा जनपद बल मित्र। तो टोटल 7 ये हैं और हम देखेंगे इसमें 7वां सबसे लास्ट में कौन सा आया, मित्र आ रहा है। तो उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मित्र। तो याद रखिएगा, पता नहीं कब दोबारा पूछ ले इसको। अब हम देखते हैं 800 से 1200 ईस्वी के मध्य में जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी भारत की, उससे कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हु वर पॉलीगार्स इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में जो पॉलीगार थे वो कौन थे। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक कार्य था ये किसके द्वारा कराया गया था, यानी हु आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दंती दुर्ग हो जाएगा। और हिरण्यगर्भ का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा कुछ धनवान टाइप का होता है, महादान। इसका जो मतलब होता है हिरण्यगर्भ का, इसका हो जाएगा महादान। तो ये दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा जा रहा है। अब हमारा मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। तो मिडवल हिस्ट्री में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा गलत सुमेल है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 में हुआ, एकदम सही बात है। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ। बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में हुआ। इसमें बैटल ऑफ चंदेरी को दिया है 1530 में, तो यही गलत होगा और इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बैटल ऑफ चंदेरी 1530 में कैसे हो सकती है, क्योंकि 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर जो है वो स्वर्गवासी हो गए 1530 में। तो ये जो बैटल ऑफ चंदेरी है ये 1528 की घटना है वैसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ये तो उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है, आप इसकी स्क्रीन अपना घुमा करके इसको देख लीजिएगा। इसमें कुल मिला के पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जो है निर्माण कार्य है या कौन सा किला है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था। तो आप देखेंगे जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब कहाँ से आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है और 1857 का विद्रोह और 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। तो ये तो टॉपिक मतलब टॉपिक ही दिया हुआ है सिलेबस में अपने। तो सिलेबस का जब ये टॉपिक है तो हर साल इससे क्वेश्चन बनना तय है, हर साल क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बस तरीका बदल गया। तरीका दैट मीन्स पहले जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब उसको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी में पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के तरीका बदल गया है, बाकी पॉइंट्स आज भी वही हैं जो पहले दिए हुए थे। बहुत ज़्यादा सिलेबस थोड़े ना बदल गया है। अब हम देखते हैं 1857 या का जो विद्रोह हुआ था उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि जो लखनऊ है हमारे उत्तर प्रदेश का 1857 में, वहाँ से किसने नेतृत्व किया, यानी हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिएगा ये सब लिखा हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति या निम्न जाति जो मजदूर संघ या किसान आंदोलन है, इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1924 की ये घटना है जिसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वॉज अगेंस्ट, यानी कि जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन है वो किसके विरुद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा करप्शन इन टेम्पल्स, यानी कि मंदिर में जो भ्रष्टाचार उस समय व्याप्त था उसके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। अब स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा क्वेश्चन बना है इसको भी देख लें। तो व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टी फाउंडेड बाय सौम्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि जो सौम्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा किस दल को स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीय बोल्शेविक दल और क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो यही सही भी है, देख लीजिएगा ये
1942 में जो है क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जबकि जो भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना है वो 1939 में की गई थी। बंगाल में एक मजदूर नेता थे जिनका नाम था एच दत्त मजूमदार, अजीत रॉय और सिसर रॉय तथा विश्वनाथ दुबे के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय बोल्शेविक दल की। जबकि 1942 में जो सोमेंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। और 1939 में एक और जो है संगठन की स्थापना की गई थी। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम सुना होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक इसका जो गठन है वो भी 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया है, कैसे सब उल्टा सीधा हो गया है पीडीएफ में, कुछ प्रॉब्लम हो गई है पीडीएफ में लगता है। मैंने तो सब बहुत अच्छे से चेक किया था, पता नहीं कैसे गड़बड़ा गया। तो हम देख लेते हैं जो लोक हितवादी उपागम है उस मतलब जो लोक हितवादी टाइटल है ये किनका था, तो गोपाल हरि देशमुख जी का था। मतलब कि लोक हितवादी टाइटल, अरे बड़ी दिक्कत है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें फर्स्ट फीमेल जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो 1917 में हुआ था अधिवेशन, और उसी में जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा एज अ फर्स्ट फीमेल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। आगे देखते हैं कामागाटा मारू क्या है। ये जो कामागाटा मारू है ना, इसके बारे में अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो कामागाटा, हालांकि उसमें उनका नाम पूछ लिया गया था किनके द्वारा इसको लिया गया था किराए पे, तो उनका नाम था गुरुदत्त सिंह, इनके द्वारा इसको लिया गया था किराया पर। तो हम देखते हैं कामागाटा मारू क्या था, तो ये एक जहाज का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस, यानी कि जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। 1946 में ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत देश में आया था। और एवी अलेक्जेंडर और एक लोग और हैं, 3 लोग इसमें टोटल सदस्य थे। हम देखते हैं दीपावली जो घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है, यानी कि द दीपावली डिक्लेरेशन इश्यूड इन द ईयर 1929 वाज रिलेटेड टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस, दीपावली घोषणा। और इस टाइम पे जो है वॉयसराय कौन थे, तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि इरविन जो है वो वॉयसराय थे। तो ऐसे भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं कि जो दीपावली घोषणा है वो किनके समय में की आई थी, तो वो हो जाएगा इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किनके द्वारा कहकर संबोधित किया गया, यानी कि हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये हो जाएगा माउंट बेटन। तो जो लॉर्ड माउंट बेटन है उनको द्वारा ये गांधी जी को कहा गया। अब जो है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से रिलेटेड पहले क्वेश्चन दिया गया उसको देखेंगे। तो हमें यहाँ बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज जनरली बीन कंसिडर्ड टू बी द लिटिल आइस एज। तो आपको बताना है कि लिटिल आइस एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो इसमें एग्जैक्ट जो दिया हुआ है वो मतलब कि एग्जैक्ट नहीं दिया है, इससे से मिलता जुलता उसके आसपास की डेट दी हुई है। तो इसको हम जो आंसर मानेंगे वो 1650 AD से 1870 AD मान लेंगे। और ये यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आराम से आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ आपको क्या बताना है, तो यहाँ आपको हॉट स्प्रिंग और उनकी जो लोकेशन है ये बतानी है। तो देख लेते हैं, टोटल 4 हॉट स्प्रिंग्स दिए हुए हैं, आप उनको बताइए कि कहाँ पे इनका लोकेशन है और कौन सा इसमें गलत बताया गया है। तो जो मणिकरण है ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, और जो अनहोनी है मध्य प्रदेश, तप्तपानी उड़ीसा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो मणिकरण तो हिमाचल प्रदेश में ही है, ये बात एकदम सही है। आगे फिर जो ज्वालामुखी है, एक सेकेंड, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जो ज्वालामुखी है ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमें हिमाचल प्रदेश में। जो ज्वालामुखी है ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि यही गलत सुमेल है। और जो अनहोनी है ये MP में मिलेगा, एकदम सही बात है, जबकि तप्तपानी उड़ीसा में मिल जाएगा। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पे मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि जो दूध गंगा रिवर है ये आपको इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी। तो जो दूध गंगा रिवर है ये तो जम्मू कश्मीर की है, दूध गंगा रिवर। अब हमें लेक्स के बारे में बताना है। जो कुछ लेक्स दी हुई हैं, कुछ नहीं, टोटल 4 लेक्स दी हुई हैं और इनकी लोकेशन दी हुई है। आपको बताना है कि
कौन सा इसमें, इसको नहीं, दरअसल 2 लिस्ट है और इन्हें सुमेलित करना है और उसके बाद फिर जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें टिक करना है। तो हम देख लेते हैं जो हमारा अष्टमुडी है, तो ये जो अष्टमुडी है ये तो केरल की लेक है। अष्टमुडी का हम केरल से मैच कर देंगे। केरल कहाँ दिख रहा है, इसको यहाँ हटा देते हैं। तो अष्टमुडी केरल, तो यानी कि ए का हो जाएगा 2। बी है पुलिकट, पुलिकट आपको आंध्र तमिलनाडु में मिल जाएगी, तो ये इसका हो जाएगा 3, बी का 3। जो सूरज कुंड है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो जो सूरज कुंड है ये आपको हरियाणा में मिल जाएगी, सूरज कुंड हरियाणा में मिलेगी। और जो रूप कुंड है ये कहाँ मिलेगी, तो रूप कुंड मिल जाएगी उत्तराखंड में। अब दोनों कुंड है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23-14। 23-14 कहाँ दिया हुआ है हमें, ऑप्शन बी में, तो इस सॉरी बी में नहीं दिया हुआ है, क्या कुछ गलत हो गया। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। 2 3 है तो ऑप्शन बी दिख तो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि निम्न नहरों में से कौन है, यानी कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया, यानी कि दामोदर नदी से कौन सी नहर निकाली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडन कैनाल, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर, तो आंसर विल बी एडन कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, उसमें आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ मरीन नेशनल पार्क, तो कौन सा है जो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जो है जो हमारे तमिलनाडु का एकदम साउथ वाला रीजन है वहाँ पे मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया हुआ है इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, 1986 में, तो देख लीजिएगा इसको। अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में बताना है कौन है जो जम्मू कश्मीर की झील है। तो 4 ऑप्शन है, फुलहर, तो फुलहर तो नहीं है, कोलेरू भी नहीं है, कोलेरू तो आंध्र प्रदेश की है, और फुलहर झील जो है ना ये दरअसल शायद है तो उत्तर प्रदेश की फुलहर, और जो कोलेरू है ये आपको आंध्रा में मिलेगी। जो अंचार कमार झील है, सॉरी अंचार, इसको अंचार ही नहीं कहते, इसे अंचान कमार झील कहते हैं, और ये आपको कहाँ मिल जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो यही हो जाएगा। और ये जो हमीरसर झील है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो हमीरसर झील आपको गुजरात में मिल जाएगी, गुजरात की है हमीरसर झील। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ नीचे सब में दिया हुआ है, आप उसको देखते चलिएगा, अभी मत देखिएगा, बाद में देखिएगा। हम देखते हैं मानसून, वन, मिट्टी और सिंचाई परियोजनाएं तथा एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें। तो ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ, यानी कि जो बासमती चावल के दाने हैं वो जब आप पकाएंगे उनको तो वो लंबे हो जाते हैं, उसमें किसकी बाहुल्य होता है, यानी कि किसकी अधिकता होती है, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इमाइलेज, लाइसिन, शर्करा और ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इमाइलेज। इमाइलेज की अधिकता के कारण जब आप बासमती चावल को पकाते हैं तो वो मूल की ज़्यादा जैसे जितने मूल में वो थे वो उसकी अपेक्षा लंबे हो जाते हैं। कौन सा शब्द है जो मृदा से संबंधित है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सॉइल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इडेफिक, इडेफिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा। बेसाल्ट लावा से यानी कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी है जो निर्मित हुई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि रेगुर मिट्टी। और इस रेगुर मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, दक्कन का जो पठार वाला रीजन है, उन सब में आपको इसकी अधिकता मिल जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व व्यापार से संबंधित है। आपको यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें यहाँ बताना है कि कौन सा राज्य है, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही दैट मीन्स घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करेगा सबसे पहले उसको रखेंगे, फिर उसके बाद
उससे के बाद जो उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। तो उस टाइम पे जो इसका राइट आंसर था ये था आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल एंड तमिलनाडु। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, तब के डेटा के हिसाब से ये सारी चीज़ें थी। आज का जो डेटा है उसमें हम देख लेते हैं। तो अगर हम अंतर्देशीय यानी कि अंतर्देशीय हिसाब से देखें मछली उत्पादन में, तो आज भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा में तो आप देखेंगे कि आंध्रा आज भी टॉप पर है, आंध्रा। लेकिन सेकंड पोजीशन पे यहाँ जो गुजरात था, अब सेकंड पोजीशन पे गुजरात नहीं रह गया है। अब आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल आ गया है, वेस्ट बंगाल। और थर्ड पोजीशन पे अब गुजरात आ गया है, गुजरात आ गया है। अगर हम देखें कि जो हमारे मतलब कि क्षेत्र की सीमा के भीतर यानी कि जिनका समुद्र से तट लगा हुआ है, उनमें कौन है जो मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो हम देखेंगे समुद्र में यानी कि समुद्र से जो मछली निकालने वाला सबसे ज़्यादा निकालने वाला राज्य है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समुद्र से मछली गुजरात के द्वारा भारत में निकाली जाती है, उसके बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो अपडेट कर लीजिएगा, एकदम नया डेटा है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ की बैलाडीला माइन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मेन डिपॉजिट ऑफ टिन ओर। तो जो टिन है, टिन अयस्क, इसके भंडार में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है भारत देश का ना समझिए इकलौता टिन उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो इसका मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है, देखना मत भूलिएगा। कहाँ देखना है? तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है लूसेंट ज्योग्राफी के नाम से, तो देख लेते हैं। Which one of the following is not related to the astronomical theories of climate change? 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आपको जो रॉन्ग है वही बताना है। 4 ऑप्शन है एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस, तीसरा है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस और चौथा है सोलर मतलब कि इरेडियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सौर किरणित सौर ऊर्जा इसमें शामिल नहीं होगा। जबकि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी उसका अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है ये होगा, और पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष की तिर्यकता है ये झुकाव ये भी होगा। और विषुवयन यानी कि जो हम देखते हैं मतलब सूर्य का अपसौर ये जो पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति है, जो उपसौर की स्थिति है ये आप देखेंगे 3 जनवरी को, और जो अपसौर की स्थिति है ये 4 जुलाई को देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। हम देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आपने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मिलानकोविच। क्या नाम है? मिलानकोविच, मिलानकोविच। उन्होंने एक संकल्पना दी है, इनका एक थियरी इन्होंने दी है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आज उसको लेकर के इन्होंने बताया है कि जो आज हमारी पृथ्वी इतना तेज़ी से गर्म हो रही है इसके पीछे केवल मैनमेड रीज़न ही नहीं है, यानी कि केवल जो आदमी हैं उनके द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण की तरफ मतलब रुख किए हुए हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विनाश वगैरह हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये एक अलग मैटर है। तो वो तो एक अलग मैटर है कि ह्यूमन जो कॉजेज़ हैं वो, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि जो ये आज धरती हमारी गर्म हो रही है इसके पीछे एक नेचुरल रीज़न भी है, यानी कि एक प्राकृतिक रीज़न है। जो हमारी पृथ्वी है वो पहले आइस एज में जाती है, फिर वो वार्म एज में जाती है, तो इसके पहले जो है धरती हमारी
वॉइस मतलब आइस एज में थी, अभी वो वार्म एज में जा रही है। तो ये जो घटना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें केवल और केवल ह्यूमन जो है, यानी कि ये कहें कि हम लोग केवल मैन मेड ये जो घटना घट रही है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया है, उसके पीछे उन्होंने यही रीज़न दिया है। एक तो पहला रीज़न उन्होंने दिया है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, यानी कि उसका अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है वो, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी कि उसका झुकाव, और जो विश्व की घटना है ये तीन जो है कॉजेज उन्होंने बताए हैं पृथ्वी के आइस एज से वार्म एज में जाने का और फिर वार्म एज से आइस एज में आने का। तो चलिए अभी ये तीनों ऑप्शन दिख गए तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, स्थल मंडल से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि किसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता मतलब उत्पादकता सबसे कम है। तो ये इसका भी मतलब वीडियो बना हुआ है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं यहाँ पे सबसे कम उत्पादकता देखने को मिल जाएगी। और एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है सब। और सबसे ज़्यादा जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है ये उष्णकटिबंधीय वन की है, ये सब भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट्स इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कौन सा डिजर्ट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में मिल जाएगा। कालाहारी, चिहुआहुआन, गोबी एंड सहारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कालाहारी। ये जो कालाहारी है ये दक्षिण गोलार्ध में है, जबकि जो गोबी है ये आपको मंगोलिया और चीन में मिलेगा। चिहुआहुआन यूएस में मिल जाएगा और सहारा ये भी नॉर्थ साइड में मिलेगा अफ्रीका के। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कालाहारी। कालाहारी भी अफ्रीका में ही है, लेकिन जो उसका दक्षिण वाला रीजन है बोत्सवाना वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जलमंडल से पूछा गया है और इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज इन, यानी कि जो हमारा उपग्रह है यहाँ आप देखेंगे कि पृथ्वी मतलब कि मृदु जल का जो सर्वाधिक मात्रा है वो कहाँ मिलेगा। मृदु जल दैट मीन्स जो मीठा पानी होता है, यानी कि पीने योग्य पानी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदियों में, जो आइस टॉप्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीने लायक पानी है वहीं पे इकट्ठा है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा गलत सुमेल है यही बताना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल टुगेला दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा गलत बात यही है। ये वर्ल्ड्स का जो हाईएस्ट मतलब कि वाटरफॉल है ये टुगेला ना होकर के ये एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है। और आगे फिर विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है ये सुपीरियर है, एकदम सही बात है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम में झील ये टिटिकाका झील है और ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको पेरू और बोलीविया की सीमा पे मिलेगी, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें। और विश्व की सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे गहरी मतलब कि कौन है विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील, यानी कि सबसे पुरानी भी है और सबसे गहरी भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेक बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहाँ भी बताना है कि कौन सा गलत सुमेल है। डैम दिए हुए हैं और रिवर्स, तो देखेंगे कि जो ग्रैंड कुली डैम है ये आपको कोलंबिया में मिलेगा, सही बात है एकदम। जो हूवर डैम है ये आपको टेनेसी रिवर पे नहीं मिलेगी, और ये जो हूवर डैम है अगर टेनेसी रिवर पे नहीं मिलेगी तो हमें पता होना चाहिए, तो ये आपको मिलेगी कोलोराडो जो रिवर है वहाँ पे ये मिल जाएगी। कोलोराडो रिवर से कोई 2015 में नहीं 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, जो नुरेक डैम है ये कहाँ मिलेगा, ये बक्श नदी पे मिल जाएगा, जबकि जो जो काहोरा या काबोरा बासा है ये कहाँ मिलेगा, तो ये जाम्बेजी रिवर पे ये डैम मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वायुमंडल से रिलेटेड है और आपको बताना है, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जोन्स इन
terms of distance from the earth surface in increasing order and select the correct answer from the code given below। तो अनुक्रम में सही देखना है कि सब धरातल पे सबसे नज़दीक कौन सा है, उससे ऊंचा कौन सा है, उससे ऊंचा कौन सा मंडल आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है, तो वो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले यही आ जाएगा। उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर यानी कि सेकंड पे आएगा समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तीसरे पे आएगा मध्य मंडल और चौथे पे आएगा तापीय मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा 2 3 4 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। अब आर्थिक भूगोल से जो क्वेश्चन बना है उसको देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ भी यही बताना है कि कौन सा गलत मिलाया हुआ है। तो जो पेपर इंडस्ट्री है वो ओंटारियो में, मतलब ओंटारियो जो है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही बात है। कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि सूती वस्त्रों के लिए इन्होंने डेट्रॉयट को बताया है, तो ये गलत बात है। कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए डेट्रॉयट नहीं, जो ओसाका जो है, सॉरी ओसाका, ये फेमस है। और केमिकल जो है उसके लिए, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्री है इसके लिए टेक्सास फेमस है, जबकि मोटर कार के लिए आप देखेंगे नागोया फेमस है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जो नागोया प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या बताना है। तो वैसे ये मिनरल से रिलेटेड जो डेटा है उससे संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन 2013। तो 2013 में भी यही टॉप पे थे, आज भी यही टॉप पर हैं। कौन सा देश है जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चिली ही तो है, हाँ चिली ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ये जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यूपी स्पेशल में करवा दी हैं, चूँकि तुलना करके कराया है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे और भारत देश की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उससे इसकी तुलना करके कराया हुआ, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक क्वेश्चन बन ही रहे हैं और हमेशा बन रहे थे। बस अभी जो है 2023 में आप देखेंगे थोड़ा उसका पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन डाटा अगर पता है तो फिर पता है। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का जो परसेंटेज है वो कितना था, यही पूछ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं दरअसल वो ऑप्शन एक भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बता दे रहे हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर रही, दिया तो है लेकिन हम सॉरी हम ना इसको जो है उत्तर प्रदेश वाले से कन्फ्यूज़ कर गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.70%। तो जो 2001 से 2011 के मध्य में भारत की जनसंख्या वृद्धि रही है वो कितनी रही है, तो 17.7%। दरअसल उत्तर प्रदेश की 20 दशमलव समथिंग है, मैं उसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो उसका यहाँ पे गलत सलत सब बताया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ये 67 पॉइंट समथिंग है। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.7%। 67.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सोचिए ये लोग जो एग्जामिनर हैं साल भर में एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उसमें भी सारे क्वेश्चन सही से नहीं बताते हैं। आंसर की तो जारी करना भैया उनको आता ही नहीं है, एक बार जारी कर देंगे फिर रिवाइज्ड आंसर की नहीं देंगे। और उसमें भी आप देखिए तो हर एक जितना भी आप पेपर सॉल्व करेंगे 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का गलत दे देते हैं ये लोग। इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि उसके आंकड़े कैसे हैं और उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे आंकड़े एकदम सही सही रट के बैठे हैं। हद हो गई है। आगे देखते हैं जो लिंगानुपात है उससे क्वेश्चन बना हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 943। 943 कहाँ दिया है, 94 दिया, 3 कहीं दिया ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा मतलब ऑप्शन डी
और ये हो जाएगा 943। तो देख लीजिए, अभी देखिए 2011 का जो आंकड़ा आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो 943 तो ये हमारा लिंगानुपात है। और हम देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लिंगानुपात 949 है, जबकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ लिंगानुपात 929 है। और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में। जो जितना डेवलप है वो उतना ही घटिया उसके यहाँ लिंगानुपात रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि जो हरियाणा है वो बहुत डेवलप्ड है, यानी कि बहुत पैसे हैं, वहाँ के लोग बड़े धनवान हैं, लेकिन लिंगानुपात के मामले में ये फिसड्डी हैं। तो ये लिंगानुपात के मामले में फिसड्डी हैं। महिलाओं को हर तरह से किस तरह से उनका पंख कुतर के रख देना है, ये हरियाणा वालों से पूछ लो, ऐसी इनकी छवि बनी हुई है। और इसके साथ साथ ये भी देखिए, गांव वालों को लोग गंवार बोलते हैं, गंवार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में गांव वाले जो शहर वाले हैं उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंटेज है। तो इसको मैंने डायरेक्टली बताया हुआ है वीडियो में, इसको ज़रूर वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 16.16 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा है वो कहाँ से, अब हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, इसको मैंने पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की कराई हुई है, बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में सब कुछ बताया है, पूरी बुक ही कवर कराई है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, तो कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कि जो सही उत्तर है वो आपको चूज करना है। और कथन और कारण का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि असर्शन में इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का एक लिखित संविधान है। तो एकदम सही बात है, भारत का लिखित संविधान है, इवन पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं, सेकेंड जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो इसका जो हिंदी होगा कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ये बात भी एकदम सही है, लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो संकेतक है शक्तिशाली क्षेत्रीय दल, क्या इसकी वजह से भारत में लिखित संविधान है, तो ऐसा तो नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण इसका नहीं है यार। तो ये रहा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नागरिकता, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तथा डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से बना हुआ है और आपको बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, यानी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो एकदम सही बात है, हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है ये डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 इसके तहत ये पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो ये हमारा डीपीएसपी का हिस्सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा है। आपको कहाँ मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये मिल जाएगा जो संविधान का भाग 4 का है, भाग 4 का, उसमें भाग 4 का, इसमें आप देखेंगे 4 का या फिर 4A जो भी कहिए, इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 51A, इसी के तहत ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर जब स्टार्ट किया है उसमें बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिएगा। और उस पर अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो सीरीज ऐसे बंद ही पड़ी रहेगी क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। तो हम देखेंगे संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि पूछ क्या रहा है, विदेशियों को नहीं मिलता। तो पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को मिलते हैं। उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30।
तो इसमें आर्टिकल 19 दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आर्टिकल 19 में आता है। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त होता है, विदेशी जो भी विदेशी भारत में रह रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट जो है वो संघ और राज्य की कार्यपालिका और आपात उपबंध से संबंधित है। तो हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के ये पूछ रहे हैं जो अवशिष्ट सूची के विषय हैं, अवशिष्ट सूची के विषय, उस पर कानून कौन बनाएगा, अवशिष्ट सूची के विषय। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बुक में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा कि अवशिष्ट सूची का जो विषय होगा उस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद को है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का कौन सा एक संविधान में जो है संघीय लक्षण नहीं है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना संघीय लक्षण है कौन कौन से। तो संघीय लक्षण में आप देखेंगे कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा आता है, और पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी आता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान आता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और चूँकि जो मतलब फेडरल फीचर है उसमें आप देखेंगे दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत देश ने एकहरी नागरिकता को अपनाया हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट मतलब इस्टेब्लिश। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट्स इन, यानी संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो कहाँ निहित होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति में। अब देखना है हमें भारतीय संसद में कौन शामिल है, यानी कि इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे आप, इसमें पहले बता देते हैं, इसमें आप लोकसभा को देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, टोटल 3 चीज़ों से मिल करके ये बनती है संसद, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति, इनके द्वारा संसद का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संघ एवं राज्य संबंध तथा प्रशासन से रिलेटेड है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब संघ और राज्य के जो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। हम देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मतलब इंडिया इज नॉट अवेलेबल, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति की तरह कौन काम करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI। और नेक्स्ट क्वेश्चन असर्सन रीजन का है, जिसमें हम देखेंगे असर्सन क्या है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC इज़ टू बी हीडेड बाई अ पर्सन हु हैज़ बीन अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और सेकंड जो इसका रीज़न दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि द चेयरपर्सन ऑफ NHRC होल्ड्स ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ 5 years और टिल द अटेन्स द एज ऑफ 70 years विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए इतनी होती है। तो भाई रीज़न तो अपने आप में ही गलत है कि जो है इसकी वजह से तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि कथन और कारण सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं की जा रही है। और हम देखेंगे अभी उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इनकी एज का जो क्राइटेरिया था वो 5 से 70 था, लेकिन 2019 में इनकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 3 से 70 कर दिया गया है, जो भी पहले हो जाए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। यानी कि संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका मत निर्णायक होगा। तो हम देखेंगे आर्टिकल जो 100 है उसमें ये प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय। तो कुल मिला के पूछ रहे हैं कि अगर राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वो हो रही है तो उस संयुक्त बैठक को आहूत किन के द्वारा की जाएगी, तो जो आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ लेते कि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो वो हो जाता है स्पीकर। स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, आहूत उसको प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में जो मत देने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संवैधानिक और वैधानिक अधिकार। ऐसा जो आयोग है उन्होंने अपने आंसर की में दिया हुआ है। बाकी तो आप देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है, अगर वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी मतलब कि जिसका उत्तर उन्हें खुद ही ना कंफर्म हो उसके तरह के क्वेश्चन रिपीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर कभी फिर भी दिमाग उन लोगों का फिर जाए और पूछ लें तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है या तो वैधानिक होगा या संवैधानिक, या दोनों होगा। अब ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटों का आरक्षण था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो प्रावधान था संविधान में वो हट चुका है, तो हम देख लेते हैं उस टाइम ये जहाँ पे था उसको। द प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 331। लेकिन अभी चूंकि ये रिमूव हो चुका है 2019 में जो 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत, तो अब आप इसको मत ही याद रख, नहीं याद ऐसे रखिए कि इसके तहत यानी 104 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत किस चीज़ को रिमूव किया गया। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कुल मिला के आपको बताना है कि कौन सा वो वाद था जिसके तहत मूल संरचना यानी संविधान का मूल ढांचा शब्द आया, तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये कब का मामला था? आई थिंक 1973 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है ये संसद में शून्यकाल का समय पूछा जा रहा है। शून्यकाल से प्रीवियस ईयर में यानी कि 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट इज़, यानी कि संसद में शून्यकाल का टाइम क्या है, तो दोपहर 12 से 1 का जो समय है वही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो संसद में ये शून्यकाल का प्रावधान है ये हमारे भारत देश के संसद की देन है। आप ये देखेंगे कि हमारे इस देश की संसद ने किसी अन्य देश से इसको अपने देश में प्रावधानित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय व्यवस्था संघ और राज्य से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पूछ रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है। तो पहले तो ये जानिए किस आर्टिकल के तहत ये जारी किया जाता है, तो आर्टिकल 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। और कौन क्या किसके लिए पूछ रहे हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। टोटल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, 4 का इसमें नाम दिया है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग और राजभाषा से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो एकदम सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है सॉरी। और इलेक्शंस टू रूरल लोकल बॉडीज़ आर ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये बात सरासर गलत है। अगर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थानीय जो निकायों का चुनाव होता है वो देखना था, तो फिर जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसको गठन करने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो इसका असर्शन दिया हुआ है वो स्टेटमेंट अपने आप में सही है, रीजन अपने आप में ही गलत है, रीजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले ही हटाया जा सकता है। तो अंडर विच ऑफ द आर्टिकल्स द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन लेड डाउन। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि जो महाभियोग है
इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? इसका हो जाएगा आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जुनून पढ़ाई का चैनल है टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुल मिला के पूछ रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति का मतलब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो अन्य लोग हैं वो सम्मिलित हैं, एक ऐसे होंगे जो सम्मिलित नहीं होंगे। तो हम देख लेते हैं कौन नहीं होगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य इसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होते हैं। तीसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेचर है उसके जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, यानी कि राज्यों की जो विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और साथ में हम देखेंगे दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो चुने गए हों, जिन्हें मनोनीत किया गया हो, वो शामिल नहीं होंगे। पंचायती राज व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर हैज़ बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% तक सीमित की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देखेंगे 91st अमेंडमेंट। और ये हुआ कब था? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2003 की बात है, हालांकि नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाँ 2003 में ही हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब ख़त्म ही हो चुका है, हम सोच रहे हैं इतना ही कराएं। अब कल जो है इकोनॉमिक्स से कल कराएंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री देख लिया, हमने ज्योग्राफी देख लिया, हमने पॉलिटी भी देख लिया। अब इकोनॉमिक्स से अब हम कल देखेंगे। तो हमने 68 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और आप लोग इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम 2015 से 23 तक तो करेंगे ही। साथ में आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज़ कहेंगे जो मार्केट में अवेलेबल होगी, चाहे दृष्टि की हो, चाहे ध्येय की हो, या फिर और भी जो भी आप लोग कहेंगे, उसको हम एक टेस्ट दैट मीन्स एक कोचिंग का 10 टेस्ट अपने इसी चैनल पे सॉल्व करेंगे। और कब? यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के काफ़ी दिन पहले ही, यानी कि 10-15 दिन एग्ज़ाम रह जाएगा, उसके पहले ही तक हम पूरा ये सब सॉल्व करके रख देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें। और हाँ, मेरी लूसेंट वाली सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, वो बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम में। और मेरा यूपी स्पेशल भी ज़रूर देखते चलें। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।